हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन. इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक पावर. आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा. थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लूँ मैं. तो होता क्या है कि जब किसी वायर में या बल्ब में करंट पास होती है तो फिर उसमें से हीट जनरेट होती है, और यही जो हीट जनरेट होती है उसी के रेट को, मतलब हीटिंग रेट, नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. हीट डिवाइड बाय टाइम. इसके लिए बहुत सारे फार्मूले आए थे. वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर, वी इंटू आई. वी स्क्वायर बाई आर की यहाँ पर अभी ज़रूरत पड़ने वाली है. हेडिंग आपको डालना क्या है? पावर रेटिंग. स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, पावर रेटिंग को ही इलेक्ट्रिक पावर मान लेते हैं. ऐसा नहीं है. इस बात को हम धीरे धीरे समझ पाएंगे. यहाँ पे देखिए है क्या, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है. दैट वन. इसका रेजिस्टेंस इट इज़ 484 ओम. डेटा मैंने जानबूझ करके इस प्रकार से लिया है कि कहानी इजी हो जाए. दरअसल आने वाले टाइम में होगा क्या कि जिस बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम होगा उसकी जो पावर आएगी दैट विल बी 100 वाट, एंड जिसका पावर 484 ओम वाट होगा उसका रेजिस्टेंस आएगा 100 ओम. धीरे धीरे आप सारी कहानी समझ पाएंगे. अभी तो जो दिया गया है उस पर फोकस करिए. वी हैव अ बल्ब. You can imagine a resistance, you can imagine a wire over here having resistance 484 ohm. एंड यहाँ पर आपने एक बैटरी लगाई है. ये बैटरी 220 वोल्ट की मानी जाएगी. ऐसा क्यों? यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया इज़ 220 वोल्ट. मतलब हमारे घरों में जो बिजली आती है माना जाता है कि उसकी वजह से जो वोल्टेज क्रिएट होता है अप्लाइंसेस में वो 220 वोल्ट होता है. हालांकि ये बात सही नहीं है. कम ज़्यादा भी होता है, कभी कभी तो बहुत कम ज़्यादा होता है. फॉर दैट स्टेबलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं. बट उस पार्ट को हमें यहाँ पर दरकिनार करना है और मान लेना है कि एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे जिसका ईएमएफ या वोल्टेज 220 वोल्ट है. तो V जो इस बैटरी का है या जो इस रेजिस्टेंस में आएगा वो हमारे लिए नाउ नोन है, दैट इज़ 220, एंड रेजिस्टेंस 484 ऑल्सो गिवन. सो वी कैन कैलकुलेट हीटिंग रेट ऑफ दिस बल्ब, या यू कैन से इलेक्ट्रिक पावर. फार्मूला क्या लगाएंगे पावर के लिए? V और R ये नोन है तो फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर ये नहीं लगेगा. V इंटू आई ये भी नहीं लगेगा. V और R ये जिसमें आएंगे वो लगेगा, दैट वन. P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. यहाँ पे V की वैल्यू 220 ले ली जाएगी, R 484 ले लिया जाएगा, एंड पावर आसानी से निकाली जा सकती है. कैलकुलेशन कोई इतनी भी मुश्किल नहीं होगी. देखिए यही लिखा है, कैलकुलेट पावर कंजम्पशन एट स्टैंडर्ड सप्लाई. तो इस फार्मूले को लगा के चाहो तो आप पॉज करके कर लो. यू विल रियलाइज पावर हियर इज़ 100 वाट. मैं करके दिखा दूँ. V 220 स्क्वायर ऑफ दैट एंड R 484. 22 का स्क्वायर 484 ही होता है. देन 2 बार 0 आएगा. हियर वी हैव 484, थारोवली कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा. नाउ थिंक, ये जो बल्ब है क्या ये 100 वाट ऑलवेज एमिट करेगा? ये जो पावर है इस बल्ब की, पावर डेसिपेशन, क्या ऑलवेज 100 वाट होगी?
अगर यहाँ बैटरी हम ना लगाएं या सप्लाई कट कर दें तब तो बल्ब जलेगा ही नहीं ना, तब तो बल्ब हीट एमिट करेगा ही नहीं ना, पावर डिसिपेशन तब तो जीरो हो जाएगी ना। ये बल्ब 484 ओम का जो है 100 वाट ऑलवेज एमिट नहीं करेगा, इट विल एमिट 100 वाट ओनली व्हेन इफ सप्लाई वोल्टेज हियर इज 220। मतलब बल्ब के अक्रॉस जब 220 वोल्ट आएगा दैट टाइम बल्ब 100 वाट एमिट करेगा। और अगर बल्ब के अक्रॉस V बदल जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो अकॉर्डिंगली P भी बदल जाएगा। इनफैक्ट P विल बी V स्क्वायर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। V अगर 2 गुना हो जाएगा तो पावर 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगी, V आधा हो जाएगा तो पावर 1/4 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि ये जो बल्ब है 484 ओम का will emit 100 watt if voltage across the bulb is 220. Now we see here technical specification. आप मार्केट से इमेजिन करो एक बल्ब खरीद करके लाए हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन से ले आइए, न ले आइए तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, अमेजन की वेबसाइट खोल के देख लीजिए। तो अमेजन की जो वेबसाइट है उसमें जब कोई आप अप्लाइंसेस लेते हैं तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी वहीं पे वो मेंशन कर देते हैं। थोड़ा इधर उधर ढूंढोगे तो आप देखोगे क्या कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे रहता है, समटाइम ओनली बल्ब के ऊपर या दाएं बाएं कहीं 100 वाट लिखा रहता है, कहीं कहीं पूरा लिख देते हैं 100 वाट 220 वोल्ट। तो ये जो आप लिख रहे हैं बॉक्स के ऊपर, बल्ब के डिब्बे के ऊपर, पैकिंग के ऊपर, यही है पावर रेटिंग। तो इफ़ अ बल्ब रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब बल्ब के ऊपर जो अगर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है का मतलब क्या है, खुद सोच के बताओ। क्या ये बल्ब 100 वाट ऑलवेज एमिट करेगा? नहीं। ये मान के चल रहे हैं बेचने वाले कि आप बल्ब को 220 वोल्ट पे ही चलाओगे, तो जो अगर 220 वोल्ट पे चलाओगे तो बल्ब 100 वाट एमिट करेगा। लेकिन मिस्टेकनली अगर आपने बल्ब को कम सप्लाई दी या आपके घर में पावर वोल्टेज कम आ रहा है, डिम है, तो बल्ब पावर कम भी एमिट कर सकता है। तो यहाँ जो रेटेड पावर है 100 वाट डज नॉट मीन actual power. It means it will emit 100 watt if you connect it with standard supply. अभी क्लियर नहीं हुआ तो ऐसे लिखो कि जो अगर कोई दूसरा आप अप्लायंस लाए हो, हीटर लेके आए हो, मान लो 900 वाट का, तो इसका क्या मीनिंग है? या तो हीटर के ऊपर 900 वाट लिखा रहेगा या बाजू में 220 वोल्ट भी लिखा रहेगा। मतलब है इसका कि जो हीटर है ये 900 वाट एमिट करेगा, ठीक बात है, बिल्कुल करेगा 900 वाट, लेकिन सिर्फ तब जब इसके क्रॉस 220 वोल्ट आ रहा हो, अदरवाइज नो। कम ज़्यादा पावर भी ये हीटर डिसिपिएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई। तो रेटेड वैल्यू आर नॉट वेरिएबल, दीज आर कांस्टेंट। कोई आपसे पूछे कि रेटिंग इंडिया में जो अप्लायंसेस की होती है वो कितने वोल्टेज पर होती है, जवाब है 220 वोल्ट पर। कोई आपसे पूछे 100 वाट का बल्ब क्या 100 वाट ही एमिट करेगा, जवाब है नॉट ऑलवेज, ओनली व्हेन सप्लाई इज 220। इफ इट इज लेस और मोर, एमिटेड पावर विल ऑल्सो बी लेस और मोर। नाउ यही जो कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली है। लिखा है यू हैव परचेज 484, इस बार आप 484 वाट की एक लैंप खरीद के लाए हो, यूवी लैंप हो सकती है, माइट भी। तो क्या मीनिंग है इसका?
इट विल ऑलवेज कंज्यूम 484 वाट? नो, ऐसा नहीं है इसका मतलब। 484 वाट ऑलवेज ये कंज्यूम नहीं करेगी। जब अक्रॉस दैट लैम्प 220 वोल्ट लगाओगे तो ये करेगी। सप्लाई कम ज़्यादा, कंजम्पशन कम ज़्यादा। क्या ये 0 वाट कंज्यूम कर सकती है? जवाब है हाँ। 484 वाट का लैम्प 0 वाट भी कंज्यूम कर सकता है। कब? आप सप्लाई दीजिए ही नहीं, आप लैम्प को खरीद के ले आइए और कोने में कहीं रख दीजिए, उसको जो है यूज़ ही मत करिए, ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। क्या पड़े पड़े वो लैम्प एनर्जी एमिट करने लग जाएगा, पावर एमिट करने लग जाएगी? नो। 484 वाट की जो लैम्प है वो 0 वाट भी एमिट कर सकती है इफ़ सप्लाई इज 0। आगे, इट में कंज्यूम मोर देन 484 वाट? यस, ये सही है। 484 वाट से भी ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकती है और 484 वाट से कम भी कंज्यूम कर सकती है। जो अगर सप्लाई 220 से ज़्यादा हो गई, हाई वोल्टेज पर एमिशन बढ़ जाएगा, लो वोल्टेज पर एमिशन घट जाएगा। एक मन में संदेह आ सकता है कि सर 100 वाट की बल्ब जो अगर सप्लाई ज़्यादा आ गई तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। आप सही कह रहे हो, समझ में आ रही बात, लेकिन फ्यूज नहीं हो जाएगा, फूक नहीं जाएगा, जल नहीं जाएगा, ये नहीं मानना है। बात सही है। सेफ्टी लिमिट के बियॉन्ड जाओगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूज़ हो ही जाएगा, फ्यूज़ हो सकता है। तो मे कंज्यूम 484 वाट, ये सही है, बट मे गेट फ्यूज दैट टाइम ऑल्सो। बट ऐसा नहीं कि 484 वाट का जो लैंप है 500 वाट एमिट कर ही नहीं सकता। अगर अंदर जो फिलामेंट है वो तगड़ा हुआ तो फिर फ्यूज़ नहीं करेगा, तो ये फिर ज़्यादा भी एमिट कर सकता है। तो यहाँ पे ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। मल्टी करेक्ट हो गया ना ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखें। रजिस्टेंस निकालना है हमें उसी लैंप का जो आप ऊपर डिस्कस कर रहे थे। आप अगर बिगिनिंग से कहानी को, डेटा को याद करते चलें तो रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि हमने 484 वाट का नहीं, 484 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया था, बल्ब लिया था, देखिए, और हमने उसकी पावर निकाली थी तो वो 100 वाट थी। अभी उल्टा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 484 वाट की, 100 वाट की नहीं, 100 वाट का तो ऊपर निकल गया। 100 वाट का जो ऊपर बल्ब था उसका रेजिस्टेंस 484 ओम था। अभी इधर लैंप 484 वाट की है, लगभग आधे किलो वाट की, यू कैन से 500 वाट की। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा हमें बताना है। क्या नहीं कर पाएंगे आप? सोचिए कैसे करेंगे। ये जो लैंप 484 वाट की है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि ये 484 वाट एमिट करेगी, नॉट ऑलवेज, ओनली व्हेन वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ये रेटेड वैल्यूज़ हैं, इसीलिए इनके आगे 0 भी आप लिख सकते हैं। P0 does not mean actual power consumption. P0 here applies rated power and that will be equal to actual consumption if supply is 220. तो यहाँ पर आप अगर ये 0 लिखने से कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ी देर को ना लिखो, मैं हटा ही देता हूँ। ठीक, अभी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो करना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है। तो सोचो कोई ऐसा फार्मूला जिससे ये तीन रिलेट हो जाएं। P = V²/R, राइट। यहाँ से R वी कैन से V²/P। नाउ V here is 220, square of that, P 484. When you simplify you will get 100. तो वो वाली बात जो मैंने ऑलरेडी बोली थी जस्टिफाई हो गई। 484 वाट की लैंप 100 ओम के बराबर है और 100 ओम की लैंप
100 वाट की लैम्प 484 ओम के बराबर है। मतलब उल्टा हो रहा है, एक्सचेंज हो रही हैं वैल्यूज़। थोड़ी देर में आप प्रोपोर्शनलिटी भी क्लियर कर ले जाओगे, बट उसके पहले आप इस फार्मूले को याद कर लो। ये किस लिए है? एनी टाइम इफ़ यू नो rated power, put the value of that rated power here is represented by P naught, you will get R. V naught always you have to put 220, it is constant. P naught will be given in the question. जैसे कोई कह रहा है 484 वाट का लैंप है, तो P naught की जगह 484 रख दो, और V naught ये ऑलवेज 220 होगा। ऐसा करने से क्या होगा? उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकल आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 100। आई होप आप आसानी से इस बात को कैच कर ले गए। नाउ सोचिए, वन ऑफ द बिगेस्ट कन्फ्यूज़न कि जो हाई वोल्टेज अप्लायंसेस होते हैं हमारे घरों में, क्या उनका रेजिस्टेंस वाकई हाई ही होता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ फार्मूले से क्लियर हो रहा है। ये फार्मूला जैसे आप बनाना चाहते हो, तो इसी फार्मूले में P की जगह P नॉट, V की जगह V नॉट रख के R निकालो, ये आ जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वन ऑफ द बिगेस्ट कन्फ्यूज़न जो हम लोगों के दिमाग में रहा करती है कि हायर वोल्टेज अप्लायंसेज इन आवर होम ऑल्सो हैव हायर लोड वैल्यूज़, हायर रेजिस्टेंसेस। नो, हमारे घर में जो हैवी अप्लायंसेज हैं, 1-1 किलोवाट 5-5 किलोवाट वाले, जिनको लगाने के पहले 20 बार हम सोचते हैं कहीं बिजली ना चली जाए, फूक ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, वो वोल्टेज में हाई है, रेजिस्टेंस उनका तो बहुत कम है। इनफैक्ट आपने सुना होगा एक बल्ब आता है 0 वाट का, सोते टाइम लगाते हैं हम लोग, कम रोशनी दे ड्यू टू दैट। तो पहली बात तो ये कि वो 0 वाट का नहीं होता, लगभग 0 वाट का होता है, 0.65 ऐसे। तो उसका जो P होता है, P नॉट, ये बहुत कम है। तो क्या लगता है आपको? रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। फार्मूले से दिखाई नहीं दे रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। ये R, इसको कांस्टेंट मानेंगे, प्रोपोर्शनल टू 1/P नॉट, राइट। तो हायर वोल्टेज एलिमेंट लाइक AC, लाइक ओवन, AC, अवन, ये जितने बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं, इनका वोल्टेज ज़्यादा है बट रेजिस्टेंस उनका बहुत ही कम है। तो फिर मन में ख्याल आएगा, जब रेजिस्टेंस इतना ही कम है तो इतनी हीट काहे एमिट करते हैं ये? तो फिर आप न जाने क्यों I² R फार्मूला लगाने लगते हो पावर के लिए, और कहने लगते हो कि सर रेजिस्टेंस कम है। आप कह रहे हो कि रेजिस्टेंस कम होता है तो 0 वाट वाले बल्ब में, हायर वोल्टेज वाले का रेजिस्टेंस कम होता है, 0 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो फिर यहाँ पे जिनका रेजिस्टेंस, इस फार्मूले से अगर सोचने लग जाओगे तो बोलोगे कि जो 0 वाट वाले हैं उनका तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको पावर बहुत ज़्यादा एमिट करनी चाहिए। मिक्स कर दिए आपने कंसेप्ट को, आप इस फार्मूले को बीच में ले आए, ये आपने पाप किया है। पावर रेटिंग के टाइम इस फार्मूले से बचना है, इस फार्मूले की तरफ आना है। आपके मन में ख्याल आएगा, काहे ये फार्मूला सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस फार्मूले को लगाने के पहले ध्यान में ये तो दें कि क्या I जो करंट है वो कांस्टेंट है हर एक केस में। जब आप अलग अलग रेजिस्टेंस का एलिमेंट यूज़ करोगे अपने घर में, तो हर एक में करंट भी अलग अलग आएगी। इसलिए इस फार्मूले से कहानी ख़राब हो जाएगी। लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि हमारे घरों में अप्लायंसेस पैरेलल में होते हैं, और वहाँ के लिए इस फार्मूले में से कंक्लूजन क्रिएट करना समटाइम इश्यूज़ क्रिएट करता है। रीज़न बीइंग I कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए इस फार्मूले को प्रेफर किया जाता है। ऐसा नहीं मैंने कहा कि इस फार्मूले से आंसर नहीं आएगा, आएगा।
आपको आई के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होने पे या कम होगा। तो इतना मुश्किल सोच क्यों रहे हो? आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूले को पावर रेटिंग स्टडी के दरमियान कट कर देना है, इसे अप्लाई कर देना है। नाउ यू कैन रियलाइज कि जो 0 वाट के आसपास वाले बल्ब हैं उनका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट इट डजेंट मीन कि आर कम है तो आर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वाटेज ज़्यादा पावर एमिट करेंगे। नहीं, ये फार्मूला लगाना ही नहीं है। इसको देखो, 0 वाटेज एलिमेंट हमारे घरों में जो है उनका रजिस्टेंस इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, इसीलिए उनकी पावर 0 है। R is very large, P is very less. Avoid this formula over here. सफिशिएंट डिस्कशन हो गया है, यही यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। आगे रीडिंग करते हैं। इट मीन्स 0 वाट बल्ब, 0 वाट अगेन आई एम टेलिंग, नॉट एग्जैक्टली 0.5 समथिंग कुछ पावर होती है उनकी, दैट वी यूज़ ड्यूरिंग स्लीपिंग हैज़ इनफाइनाइटली लार्ज रजिस्टेंस। और इतना ज़्यादा रजिस्टेंस होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वहाँ पावर 0 वाट वाले बल्ब बहुत ज़्यादा एमिट करेंगे। ये फार्मूला सोचना ही नहीं है, इसको सोचना है 0 वाट वाले बल्ब का रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत कम है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, सी ओवर हियर। क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द पावर कंजम्पशन ऑफ 484 वाट लैम्प। 484 वाट का जो लैंप आप ऊपर अभी यूज़ कर रहे थे, जिसका रेजिस्टेंस आपने निकाला था, इट वाज 100 ओम, इफ कनेक्टेड विद 2.2 किलो वोल्ट। व्हाट इज दैट? इसको वोल्ट में कर लो तब फील आएगा। 1000 से गुणा कर लो, कर लेते हैं तो ये हो गया 22 गुणे 100, 220 नहीं आ रहा है, ये 2200 आ रहा है। मतलब गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? हमने गड़बड़ ये करी है कि सामान्यतया जो हमारे घर में अप्लाइंसेस होते हैं वो 220 वोल्ट से कनेक्ट किए जाते हैं। अक्रॉस दैट हम 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं क्योंकि इसी वोल्टेज पर वो रेटेड होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 484 वाट के लैंप को 220 वोल्ट से कनेक्ट करने के बजाय उसका 10 गुना 2200 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। तो बताइए कि पावर कंजम्पशन उस बल्ब में, उस लैंप में कितनी होगी। ब्रैकेट में देखो, इसीलिए लिख दिया मैंने, कन्फ्यूज़न न लाए। एज्यूमिंग लैंप इज स्टिल विद इन सेफ लिमिट। व्हाट इज इट मीन? मतलब चांस है कि अगर हायर वोल्टेज, हायर सप्लाई आई तो एलिमेंट क्रैक हो जाए, बट नॉट ऑलवेज, चांस है। ऐसा तो हमारे घर में सिर्फ कहने की बात है कि 220 आता है। ये बड़े धोखेबाज हैं बिजली वाले। ये वोल्ट सप्लाई पावर वोल्टेज कम देते हैं और हमारे घर के पंखे कूलर सब चलने बंद हो जाते हैं, और फिर कभी कभी अचानक से सप्लाई बढ़ाते हैं तो ऐसे ही बढ़ाते हैं कि वो फूक जाते हैं। इसीलिए तो स्टेबलाइजर लगाया जाता है। लेकिन ये बिजली वाले धोखेबाज हैं। स्टेबलाइजर की भी एक रेंज होती है, उसके बियॉन्ड या समटाइम्स सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, स्टेबलाइजर ही फूक जाता है। तो इस बात पर चर्चा बाद में कर लेंगे कि ये जो बिजली वाले हैं गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है। यहाँ पे हमें मान के चलना है कि भैया ये लैंप जो है अभी फ्यूज नहीं हुई है, अभी ये सेफ लिमिट में ही है। सेफ लिमिट कैसे निकालते हैं ये सब अभी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमें बस इतना बताना है कि 484 वाट की जो ये लैंप है, 220 वोल्ट पर अगर हम कनेक्ट करते तो 484 वाट ही करती, लेकिन हमने तो इसे 2200 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब कितना करेगी? व्हाट विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? थिंक अबाउट दैट। वेरी इजी। थिंक अबाउट द रेजिस्टेंस। विल इट चेंज? ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? जो अगर बिजली वाले, पावर हाउस वाले आपके घर में 220 वोल्ट के बजाय 230 वोल्ट दे दें
तो क्या ऐसा संभव है कि आपके घर की जो एसी है वो 0 वाट के बल्ब में बदल जाए, या जो आपके घर का ओवन है वो फ्रिज में कन्वर्ट हो जाए? नहीं ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भैया, सप्लाई के चेंज होने से जो अप्लायंस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलता, उसका जो रेजिस्टेंस है वो नहीं बदलता। रेजिस्टेंस इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी। वंस appliances you have purchased, you can assume you have purchased a register from the shop. रेजिस्टेंस आपने परचेज कर लिया है और अब आर की एक फिक्स वैल्यू आप मार्केट से ले आए हो, वी बिजली वाले आपको देंगे, वोल्टेज बिजली वाले देंगे। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ वी, आर में रेजिस्टेंस में करंट एंड पावर चेंज होगी। तो फिर वो चीज़ जो नहीं बदलने वाली है, हमें पहले उसे यहाँ निकालना होगा। ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टाइम पास कर लो, फिर से निकाल लो। पी नॉट वी हैव 484, वी नॉट 220। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस। फॉर दैट वी हैव फार्मूला दैट वाज वी नॉट स्क्वायर बाई पी नॉट। याद आया? मैंने कहा था कि हो सके तो इसे भी आप सीधा सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद कर लो और यूज़ करो इन फ्यूचर। इसी फार्मूले से तो मैंने कहा था कि जो आर है रेजिस्टेंस, जो अब मैं कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी है, वो रेटेड पावर के इन्वर्स में है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद ये 100 ओम आया था। डेटा मैं इतना सधा हुआ ले रहा हूँ कि सब कुछ आपको आसानी से याद ही रहे। 100 वाट का जो कोई है तो उसका रेजिस्टेंस 484 आएगा, इन्वर्स है ना, उल्टा कर दो। जो अगर 484 वाट की लैंप है तो रेजिस्टेंस 100 ओम आएगा। फार्मूले से भी चाहे आप कर सकते हैं। नाउ आप क्वेश्चन को डिफरेंट वे में समझें कि एक रेजिस्टेंस है, अब लैंप, उसकी पावर, ये सब छोड़ो। रेजिस्टेंस है आपके पास, वैल्यू है उसकी 100 ओम, और उसके क्रॉस क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 220 वोल्ट ही लगा रहे हो आप? नहीं। कितना लगा रहे हो? ये है 2200। वी की वैल्यू 220 नहीं है, एक जीरो बढ़ा दी है, और बताना है इसमें पावर कितनी एमिट होगी, पी निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएं? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, एक ही फार्मूले से पूरा होना है ये वाला हेडिंग। पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ये है वी, ये है आर, वी स्क्वायर बाई आर। ध्यान दीजिए, ये पी है, पी नॉट नहीं है। आप चाहो तो इसे पी ए लिख लो। पी ए स्टैंड फॉर एक्चुअल पावर, पी ए स्टैंड फॉर एक्चुअल पावर। बाकी पी जीरो स्टैंड फॉर रेटेड पावर। एक्चुअल पावर मतलब ये वो पावर है जो एक्चुअली डेसिपिएट होगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल सप्लाई। बट पी नॉट इज व्हाट? इट इज रेटेड पावर। ये वो पावर की वैल्यू है जब सप्लाई रेटेड या स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर थी, 220 के बराबर थी। वी नोन है, रख के सॉल्व करके फाइनल आंसर आप बताएं कितना आ रहा है, करके देखें। इतना मुश्किल नहीं रहेगा, आसानी से हो जाएगा। ये लीजिए आंसर, ऑलरेडी लिखा था मैंने। ठीक है, अब जिन लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती हैं या समझ में आती हैं बट स्टिल उनकी याद करने की क्षमता बहुत अधिक है, तो फिर उनके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और फार्मूला होता है जिसे आप चाहो तुरंत इमीडिएट डेराइव कर सकते हो। बस करना क्या है, यही काम फिर से करना है। वैल्यूज़ नहीं लेनी इस बार। ये आर का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो वी नॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये जो पी ए है, वी जो है स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू वी जीरो स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर इंटू आर, यहाँ से आ जाएगा वी बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू आर। ठीक, ये फार्मूला मैच करा लो।
सेम टू सेम, है कि नहीं? जो अगर याद कर पाए तो कर लेने, कोई बात नहीं। आप बेसिकली समझो हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस आपने समझ लिया कि ये नहीं चेंज होता है सप्लाई के चेंज होने से, तो बस रेजिस्टेंस को बराबर करा दिया आपने। आर का फॉर्मूला P बराबर वी स्क्वायर के हिसाब से चलें तो R बराबर वी स्क्वायर बाई पी होगा। यही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई पी 2 बार लिख दिया, एक बार एक्चुअल वोल्टेज एंड एक्चुअल पावर के लिए, एक बार रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर के लिए। तो ये फार्मूला जो लिखा है, ये जो लिखा है, क्या दोनों में कोई अंतर है? बात तो एक ही है, आप थोड़ा रीअरेंज करके देख लो। जो दोनों ना याद हो पाए, एक भी ना याद हो पाए तो ना करो। बेसिक इधर है आपकी स्क्रीन पे, आप उसको लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने से थोड़ा सा फायदा है। पूरा ना याद करें, थोड़ा सा याद करें, फायदा है क्या? इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा कि जो एक्चुअल पावर है P, रेटेड पावर की बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअल वोल्टेज V, रेटेड वोल्टेज की बात नहीं कर रहा मैं, 220 वोल्ट वाली बात नहीं कर रहा मैं, जो एक्चुअली हमारे घर में आ रही है उस पर की बात कर रहा हूँ। प्रोपोर्शनल टू V नहीं है, क्या है यहाँ? ये V नहीं है, ये V स्क्वायर है। समझ आ गया? जो अगर ये आपके दिमाग में फीड हो गया तो इस क्वेश्चन करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। आप बोलोगे मालिक 220 वोल्ट का ये 10 गुना सप्लाई है और यहाँ है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना? 100 गुना पावर यहाँ डेसिपिएशन होगा। 484 वाट एक्चुअल रेटेड डेसिपिएशन था और एक्चुअली यहाँ इसी में 100 से गुणा कर दिया तो आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब आप एक इमेजिनरी क्वेश्चन सोचो कि अगर हमारे घर में जो झटके आते हैं 220 वोल्ट का, मतलब वोल्टेज, वो झटका अगर 440 वोल्ट का लगे, 220 वोल्ट की जो सप्लाई आती है 440 वोल्ट की कल को आने लगे डबल, तो क्या बिजली का जो बिल है वो डबल हो जाएगा? नहीं, 4 गुना हो जाएगा। स्क्वायर है। अगर ये जो बिजली वाले हैं, अब मैं देखा जाए तो उनके फेवर में बात कर रहा हूँ, चाहते हैं कि उनके फ़ायदे की डील हो तो उन्हें वोल्टेज जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 220, कभी कम देते हैं कभी ज़्यादा, ज़्यादातर ज़्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि जो अगर वोल्टेज इन्होंने थोड़ा सा कम किया तो उन्हें जो बिल मिलेगा 4 गुना कम होके मिलेगा, नुकसान ज़्यादा है। जो अगर वोल्टेज ज़्यादा करके इन्होंने दिया तो जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको समझा देंगे बिजली वाले ये क्या कि कभी मैं वोल्टेज कम दे देता हूँ तो कभी ज़्यादा दे देता हूँ, बात बराबर हो गई। लेकिन बात बराबर नहीं हो गई। अगर वोल्टेज ये ज़्यादा दे रहे हैं तो बिल वोल्टेज दूना कर दिए, अगर तो बिल दूना नहीं, बिजली का बिल 4 गुना हो रहा है। एनीवे, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन थी जो कि संभव नहीं है। 440 वोल्ट जिस दिन आएगा हमारे घर में उसके पहले ही सब फ्यूज़ हो जाएगा। इतनी भी ज़्यादा सेफ लिमिट नहीं होती हमारे अप्लाइंसेस की। आगे क्वेश्चन देखिए, अ बल्ब रेटेड दैट वन, ये रेटिंग है बल्ब की, ठीक है। देन हमें यहाँ पे ये 4 चीज़ें निकालनी हैं। आप चाहें तो पॉज करके खुद से कर लें आप, नथिंग बिग डील। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, फॉर्मूले से करेंगे अब हम सब कुछ। R was V स्क्वायर बाई P, या V नॉट P V नॉट। रेटेड वोल्टेज 220, स्क्वायर ऑफ दैट इट इज़ 100। व्हेन यू सॉल्व यू गेट 484, राइट, 484 ओम। यहीं से हमने इस हेडिंग की स्टार्टिंग की थी और यहीं पे लाके ख़त्म करेंगे। 484 ओम का रेजिस्टेंस है इस बल्ब का, जिसकी रेटिंग इन्होंने दे रखी है। फिर कह रहे हैं एट वॉट वोल्टेज बल्ब विल कंज्यूम 100 वाट। ये जो रेटिंग है इट सिग्निफाइज
it does not mean always it consume 100 watt. It will consume 100 watt only if supply here is 220. तो आंसर हो गया 220. If you want you can do this with formula. Let us see. यहाँ पे कह रहे हैं कि P जो है P नॉट के बराबर कब होगा. मान लेते हैं बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे फिर दोनों. सॉल्व करें आप, एक और स्टेप लें, वी नॉट के बराबर आ जाएगा. जो मतलब अगर एक्चुअल सप्लाई रेटेड वोल्टेज के बराबर आ गई तो एक्चुअल पावर रेटेड पावर के बराबर हो जाएगी. अब कह रहे हैं पावर कंजम्पशन 440 वोल्ट पे कितना होगा, 100 वाट पे कितना होगा, 110 पे. तो पावर कंजम्पशन के लिए फॉर्मूला था V बाई वी नॉट स्क्वायर पी नॉट. यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न को कर रहे हैं तो P इक्वल टू वी की वैल्यू 440 रखेंगे, यहाँ पे 220 रखेंगे एंड देन स्क्वायर करेंगे, देन 100. ये डबल है, 2 का स्क्वायर हो गया 4. वही बात पड़ी, चाहे तो आप बिना पेन उठाए कर लो. 100 वाट का बल्ब 400 वाट कंज्यूम करेगा. क्यों? क्योंकि सप्लाई 220 नहीं, उसकी डबल है. नाउ आधी तब कितना करेगा, ट्राई योर सेल्फ. आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, 4 गुना कम करेगा 25 आएगा. करके देख लो. ठीक है, ख़त्म हो गया क्या, रह गया है थोड़ा बहुत अभी. विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी. कौन लोग हैं यहाँ पे, एक हैं ये भाई साहब, एक हैं ये भाई साहब. इसमें से कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा. 1.5 वाट की एसी है, 2 घंटे आपने चला ली. 3 बल्ब हैं 100 वाट के हैं, 10 घंटे चला लिए. 1.5 वाट की एसी 1.5 वाट ही कंज्यूम करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. अगर सप्लाई 220 आ रही है तो नहीं बताया है तो मानना यही पड़ता है कि सप्लाई 220 आ रही है. तो इसका मतलब 1.5 वाट की एसी 1.5 1.5 वाट बोल रहा मैं इतनी देर से, 1.5 किलो वाट ये कंज्यूम करेगी. यही एक्चुअल पावर मान लेने का और यही रेटेड पावर मान लेने का, इफ़ नॉट स्पेसिफाइड. ये है पावर, ठीक. और टाइम कितना है 2 आवर. निकालना क्या है, हीट या एनर्जी. तो एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम. ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. 1.5 किलोवाट इंटू 2 आवर, ये हो जाएगा 3 kWh. राइट, दिस इज एनर्जी कंजम्पशन बिकॉज ऑफ 1.5 किलोवाट AC वर्किंग फॉर 2 आवर. नाउ थिंक when 3 bulb each of 100 watt and working for 10 hour. अभी एक ही बल्ब अगर लें तो उसका पावर कितना है 100 वाट, और कितने टाइम के लिए चलाए आप 10 घंटा. पावर को किलोवाट में अगर हम कहें तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका एनर्जी बराबर हो जाएगा P इंटू टी 0.1 इंटू 10. ये हो गया 1 kWh. चेक कर लो आप आराम से, सही है ना. ये है एक बल्ब का कंजम्पशन, बट हियर वी हैव 3. सो मल्टीप्लाई दिस विद 3, व्हाट यू विल गेट 3 kWh. एक्चुअली यहाँ पे बराबर ही है, मोर नो लेस. चाहे आप 1.5 किलोवाट का एसी 2 घंटे चला लो, चाहे उसके बदले 100 वाट के बल्ब, वो भी 10 घंटे तक चलाओ, बराबर कंजम्पशन होगा. एसी खतरनाक है. अब यहाँ पे इस कहानी को मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में कर लूँ, ताकि आप प्रॉपर रिवीजन का समय ले पाओ. देखें कितना है, ज़्यादा है नहीं, अभी निपटा देते हैं, कनेक्ट भी हो जाएगा इजीली और क्विक रिकैप वगैरह कराना नहीं पड़ेगा. हेडिंग है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या है,
इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी तो यूनिट जूल होती है ना, एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है ना, बट जूल इज एसआई यूनिट. इन दिस हेडिंग वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉमर्शियल यूनिट. कॉमर्शियल यूनिट इसका मतलब है कि जहाँ बिजली बनती है, जहाँ से सप्लाई होती है, मार्केटिंग होती है, जो हम लोग खरीदते हैं, यहाँ पर बिजली को हम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिस यूनिट में मेजर करते हैं दैट इज कॉमर्शियल यूनिट. कुछ रीडिंग करते हैं. इट इज़ द एनर्जी दैट रिक्वायर्स फॉर वर्किंग ऑफ अप्लाइंसेस. इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ये एनर्जी है जो चाहिए होती है अप्लाइंस को चलाने के लिए. ऐसा यूनिट इसकी जूल है, बट मार्केटिंग पर्पज़ के लिए कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि सारे लोग दुनिया में पढ़े लिखे नहीं हैं. जूल पूल वो समझते नहीं हैं क्या होता है. वर्क और एनर्जी, जूल, डाइन, अर्ग, ये पल्ले नहीं पड़ता. तो थोड़ा सा हमें उन लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा जो वो समझते हैं. जूल ऐसा ही यूनिट है, हमें कॉमर्शियल यूनिट की तरफ जाना पड़ेगा. लिखा है KWH. ध्यान दो, KW नहीं लिखा है, KW किलोवाट. ये तो पावर की यूनिट है, तो एनर्जी की है ही नहीं. एनर्जी की यूनिट की अगर हम बात करें तो जूल की बात कह सकते हैं, लेकिन जूल की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें कॉमर्शियल यूनिट की तरफ जाना है जो जनता यूज़ कर रही है. तो KWH, किलोवाट इंटू आर, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज कॉमर्शियल यूनिट. लिखा हुआ है यूज फॉर दिस पर्पज KW इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमर्शियल यूनिट. ठीक है. टू अवॉइड इनकन्वीनियंस KW इज सेड सिंपल यूनिट. क्या मतलब है इसका, अभी समझा देते हैं. आप घर में देखो मीटर लगा रहता है ना. आलसी पने की एक इम्तिहान है कि लोग जूल नहीं जानते हैं, तो उनके लिए KWH बनाया गया. अब वो लोग KWH भी नहीं जानते हैं, वो भी नहीं बोलेंगे मीटर में, जबकि सफ़ा सफ़ा लिखा है. आप अपने घर का मीटर चेक कर लो जाके. अब तो स्मार्ट मीटर आ गए ना, जाने उसमें क्या क्या लिखा का जूल लिख दिन हो. वैसे जूल नहीं लिखेंगे, पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर मीटर में हम देखे हैं कि ये जो मीटर होता है बिजली का, उसका ये डायल पैड है. डायल पैड क्या मतलब, जो अपर पार्ट, वहाँ पे ये जो 85 लिखा है ये रीडिंग है. इसी को देख के बिल बनता है, या हमें देना होता है, या रिचार्ज कराना होता है, वगैरह वगैरह. आगे KWH लिखा रहता है. इसका मतलब तुमने जो बिजली खर्चा की है, जो तुम अप्लाइंसेस चलाए हो, उनने जो एनर्जी ली है या खर्चा की है, डेसिपिएट की है, वो 85 KWH के बराबर है. मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि 85 किलोवाट का कोनो एक अप्लाइंस से 1 घंटा चल गया, या फिर कम कम किलोवाट के अप्लाइंसेस होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा घंटे चल गए होंगे. कुल मिला करके 85 यहाँ पर यूनिट के बराबर बिजली खर्चा हुई है. यूनिट हम लोग आलसी पने में बोलते हैं, 85 KWH बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आलस भी अच्छी चीज़ है. बिजली बिल कितना यूनिट है, ऐसा लोग आपस में बातचीत करते दरमियान बात करते हैं. वो ये नहीं पूछते कि बिजली का बिल कितना KWH है. कोई जवाब भी ये नहीं देता कि 50 KWH है, बोलता है 85 यूनिट है. यूनिट अब तुम जानो, यूनिट है यहाँ पे KWH, जूल नहीं, KWH. अब अंडरस्टूड होता है KWH. रिलेशन जूल से हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम तो पता नहीं, आप लोग. तो इससे क्या होगा, एग्ज़ाम में हैंडलिंग आसान हो जाएगी. कि कल को मान लो एग्ज़ामिनर आपसे सवाल ऐसे कहे कि जो हमने बिजली खर्चा करी है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल खर्चा करी है, और एक यूनिट का जो रुपया है, बिल जो बनता है 1 यूनिट का 10 रुपये लगता है, और जो आपने बिजली खर्चा की है वो इतने जूल खर्चा की है. आपको कहो इसी में 10 का गुणा कर दो, तब तो ये बिल, इसमें 10 का गुणा करो, देखो कितना आएगा. ये 3.6 इंटू 10⁷ रुपये के बराबर का बिल आएगा. करोड़ों का बिल आ गया है. दिक्कत हो गई. दिक्कत ये हो गई कि एग्ज़ामिनर ने आपको जो बिजली आपने घर में खर्चा की है उसकी जो वैल्यू है
वो जूल में दे दी है। बिलिंग जो होती है कॉमर्शियल यूनिट के अकॉर्डिंग होती है, वो जूल नहीं होती है, वो KWH होती है। अगर अगले ने इतनी मात्रा में बिजली खर्चा की है बिल जनरेट करने के लिए, इसे आप KWH में कन्वर्ट कर लोगे, 1 KWH आ जाएगा। और अब इसमें 10 से गुणा कर दो, 10 रुपये की एक पत्ती दे दो, यही आपका बिल है। ठीक, चलो एक आखिरी क्वेश्चन होगा शायद। वही 1.5 किलोवाट का AC 2 घंटे चलाए और 3 बल्ब ईच 100 वाट 10 घंटे पर डे चलाए। ठीक है, तो बताओ बिल कितना आएगा। आप ऊपर कर चुके हो ये वाली कहानी के करस्पॉन्डिंग KWH कितना आया था, किलोवाट आर कितना आया था, 1.5 किलोवाट AC 2 घंटे, ये आपका हो गया 3 KWH। ये और ये गुणा हुआ तो 3 आएगा, ये और ये जो गुणा होगा तो KWH आएगा। अब 3 बल्ब 100 वाट 10 घंटे चले, ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 100 वाट है 0.1 हो जाएगा किलोवाट में इंटू 10, तो ये भी 3 KWH ही आएगा। ये सब आपने ऊपर भी किया था। ये आपका बिल ये आपका बल्ब हो गया, वो आपका AC हो गया, दोनों मिला लें तो ये 6 KWH हो गया। आगे कह रहे हैं पर डे की यही कहानी है, 6 यूनिट आप पर डे खर्चा कर रहे हो। तो अब पता नहीं हर जगह का हिसाब अलग अलग है। जो कुछ लोग बिल एक हफ्ते में चुकता करते हैं, कुछ लोग 1 महीने में, कुछ लोग 1 साल में। यहाँ पे 1 महीने की बात हो रही है और महीना नवंबर का है। आसान बनाने के लिए नवंबर लिए हैं, दिसंबर लेंगे तो फिर 31 हो जाएगा। नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो फिर आप एक दिन में 6 यूनिट खर्चा कर रहे हो, राइट। तो नवंबर के महीने में कुल कितना यूनिट, 180 यूनिट बिजली आपने खर्चा करी है। और यूनिट चार्ज है 10, मतलब 1 यूनिट आप खर्चा करोगे तो 10 रुपया देना चुप्पे। अभी 180 यूनिट आप खर्चा कर लियो तो कितना रुपये देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, 1800 रुपये ये है बिजली का बिल, जो आप पेटीएम तो शायद आप सही से काम करता नहीं, गूगल पे कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में बिल्कुल नहीं। जो बिजली आपको दे रहा है उसको। आई होप कहानी इजी लगी होगी आपको, इजी ही थी बट इम्पॉर्टेंट थी। ये हेडिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, बिल्कुल अलग कहानी आपको अगली क्लास में मिलेगी। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टाटा बाय बाय।